सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशंस। बिजनेस में या लेखांकन करते समय अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस का महत्व क्या है, ये हम समझेंगे। एसेट्स का मतलब है जो चीजें बिजनेस की मत्ता या संपत्ति होती हैं। उदाहरण के तौर पे कैश बिजनेस की संपत्ति है, शेयर्स भी बिजनेस की संपत्ति है, जिनसे बिजनेस को पैसे आते हैं और वो भी बिजनेस की संपत्ति है। इन प्रकार के एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं। वैसे दूसरे प्रकार के एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग और मशीनरी। इन प्रकार के एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। इन फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में फर्क होता है। करंट एसेट्स 12 महीनों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और जिन एसेट्स का जीवन काल 1 साल या 12 महीने से ज्यादा होता है उसे फिक्स एसेट्स या अचल संपत्ति कहते हैं। अगला है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है जो बिजनेस के ऊपर बोझ है, जिसे बिजनेस को वापस देना है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि वेंडर से कच्चा माल खरीदा है तो हमें यानी बिजनेस को वो चुकाना है। वैसे ही जिस चीज की अभी अदायगी नहीं हुई है, जैसे कि किराया या अदा ना हुआ मजूरी या अदा ना हुआ वेतन, तो उसे कहते हैं लायबिलिटीज। अब हम लायबिलिटीज के भिन्न प्रकार देखते हैं। पहला है करंट लायबिलिटीज या सीएल और दूसरा दीर्घकालीन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में और भी प्रकार होते हैं, जैसे डिबेंचर्स, टर्म लोन, बिजनेस लोन। ये भी लायबिलिटीज हैं, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में फर्क होता है। करंट लायबिलिटीज की अवधि 1 साल या 12 महीने तक होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अवधि 12 महीने या 1 साल से ज्यादा होती है। तो हमने ये समझ लिया है कि एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन की व्याख्या कैसे बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का सीधा मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज समान हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लायबिलिटीज आगे 2 भागों में विभाजित होती है, ओनर का क्लेम और आउटसाइडर का क्लेम। हम अकाउंटिंग इक्वेशन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब लायबिलिटीज है आउटसाइडर्स क्लेम और कैपिटल है ओनर्स क्लेम। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट क्या है, और अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो शुरू करते हैं बैलेंस शीट की मूलभूत बातों से। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा है कि मालिक और बाहर के कुछ सहभागी जैसे कि बैंक, वित्तीय संस्थाएं, शेयरधारक बिजनेस को वित्त उपलब्ध करते हैं। उसमें कुछ और वित्तीय स्रोत भी होते हैं, जैसे कि कच्ची सामग्री का भंडार, जो कि वेंडर्स और सप्लायर्स द्वारा उपलब्ध किया जाता है। तो मालिक और बाहरी स्रोत बिजनेस को वित्त की उपलब्धता कराते हैं। किसी भी विशिष्ट दिन को बिजनेस में वित्तीय आपूर्ति और क्लेम्स एक बराबर होने चाहिए। और जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा है कि क्लेम्स मतलब मालिक का क्लेम और बाहरी क्लेम। मालिक का क्लेम है कैपिटल और बाहरी क्लेम है लायबिलिटीज। किसी भी विशिष्ट दिन या तारीख को वित्त की आपूर्ति करने वाला मालिक और बाहरी स्रोत को प्राप्त वित्त और बिजनेस एसेट्स एक समान होने चाहिए, और ऐसी कोई भी गणना बैलेंस शीट में दर्ज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के सभी अंग बैलेंस शीट में दर्ज होते हैं।
अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का विवरण बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट हमें बिजनेस की एक विशिष्ट दिन की वित्तीय परिस्थिति बयां करती है। एक उदाहरण लेते हैं। बिजनेस 1 लाख रुपयों से शुरू किया जाता है। हम देखते हैं कि कैसे ये गतिविधि अकाउंटिंग इक्वेशन में दर्ज होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे समान होती है। हम एक जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस को वित्त की आपूर्ति कैश के रूप में होती है और हम जानते हैं कि कैश एसेट्स होती है। तो हम इस मामले में ऐसा लिख सकते हैं कि एसेट्स ही कैश है और बिजनेस को मालिक की तरफ से वित्त की आपूर्ति होती है और ये लायबिलिटीज है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कैश जो कि 1 लाख और एसेट है और लायबिलिटी भी 1 लाख है, बाहरी लायबिलिटी 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट कैश है और वो 1 लाख है। कैपिटल भी 1 लाख है जो मालिक की तरफ से प्राप्त है और लायबिलिटी 0 है, बाहरी क्लेम कोई नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख बराबर 1 लाख। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एसेट्स में बढ़ोतरी का मतलब है कैपिटल में बढ़ोतरी। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें चीजों की 5,000 रुपए में खरीदी की गई है। हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन यहां कैसे तैयार होता है। तो ये गतिविधि है और हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैं यहां लिखता हूं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस मामले में बिजनेस चीजों की खरीदारी कर रहा है और चीजों को हम बिजनेस में स्टॉक कहते हैं। बिजनेस चीजों की खरीदारी कर रहा है तो हम चीजों को स्टॉक कहेंगे। तो यहां एसेट्स है स्टॉक, कच्ची सामग्री का स्टॉक। अब हम इक्वेशन का दूसरा भाग देखते हैं, वो है कैपिटल और यहां 0 है। तो हम यहां लिखते हैं 0 और लायबिलिटीज यहां क्रेडिटर्स है क्योंकि ये क्रेडिट पे खरीदा गया है। तो यहां क्रेडिटर्स है तो मैं यहां लिख देता हूं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट है स्टॉक जो है 5,000, कैपिटल है 0 और लायबिलिटीज मतलब लेनदार है 5,000। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो 5,000 है वो कैपिटल 0 है और लेनदार 5,000 की कुल राशि के बराबर है। तो ऐसे इक्वेशन बराबरी में है। तो हम कह सकते हैं कि एसेट्स में बढ़ोतरी मतलब लायबिलिटीज में बढ़ोतरी। हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि बी से 50,000 कर्ज या उधार लिया है। तो यहां पार्टी बी लेनदार है और बिजनेस ने उससे 50,000 कर्ज लिया है। तो हम ये देखते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दर्ज होता है। हम जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस मामले में एसेट कैश है और वो है 50,000 और बिजनेस ने लेनदार बी से 50,000 उधार लिए हैं। यहां लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है उधार ली हुई रकम। तो लायबिलिटी है लेनदार की, वो है 50,000। तो हम यहां लिखते हैं 50,000 और यहां इक्वेशन कैसे हुआ? 50,000 50,000 के बराबर है। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां एसेट कैश है और वो है 50,000, कैपिटल 0 और लेनदार बी वो है 50,000। तो हम कह सकते हैं कि 50,000 50,000 के बराबर है। और हमें यहां पे क्या दिखाई देता है कि जब कैश बढ़ रही है तो एसेट्स बढ़ रहे हैं। मैं ये ऐसे लिखता हूं कि एसेट्स बढ़ जाते हैं और साथ में लायबिलिटीज भी बढ़ जाती है, बराबर है। तो एसेट्स बढ़ोतरी तो लायबिलिटीज में भी बढ़ोतरी। हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 कि लेनदार को 5,000 रुपए दिए। तो हम यहां देखते हैं कि यह बिजनेस के अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दर्ज होगा। तो हमें मालूम है
कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस मामले में एसेट क्या है? एसेट कैश है, क्योंकि कैश का भुगतान किया है। तो मैं यहां लिखता हूं एसेट कैश है और वो रकम है 5000। तो अब देखते हैं लायबिलिटी की तरफ, मतलब इक्वेशन की दाहिनी तरफ। यहां कैपिटल का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो 0 है, और लायबिलिटीज इस मामले में है लेनदार। तो लायबिलिटी है लेनदार की, और वो रकम कितनी है? वो है 5000। तो हम यहां कह सकते हैं कि इक्वेशन की बाई ओर है एसेट्स और वो दाहिनी बाजू के लायबिलिटीज के बराबर है। तो यह एसेट कैश है और जो कि वो बाहर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि कैश कम हो रही है, मतलब एसेट्स कम हो रहे हैं। अब लायबिलिटीज भी कम हुई है क्योंकि लेनदार कम हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 5000 की रकम ब्रैकेट में लिखी है, तो दोनों कम हो रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं कि एसेट्स में घटाव तो लायबिलिटीज में भी घटाव। हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो गतिविधि कुछ इस प्रकार है। 2000 रुपए का अग्रिम कमीशन प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दर्ज होता है, और ये भी देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इस मामले में भी कैसे खरा साबित होता है। तो ये मामला है और हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं, और वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये बिजनेस में रकम प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई रकम ये 2000 है और वो कैश के रूप में है, और कैश एसेट होती है। तो यह रकम क्या है? रकम है 2000 रुपए। तो हम आगे देखते हैं इसका कैपिटल पे क्या परिणाम होता है। तो कैपिटल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो हम यहां 0 लिखते हैं। और लायबिलिटीज पे क्या परिणाम हुआ है? अगर कमीशन या आमदनी अग्रिम रूप में प्राप्त हुई है तो वो लायबिलिटी बन जाती है, तो एडवांस या अग्रिम लायबिलिटी है। प्राप्त अग्रिम और वो है 2000 रुपए। तो इक्वेशन कैसे दिखेगा? यहां 2000 बराबर 2000। तो हमने यहां क्या निरीक्षण किया है या देखा है कि एसेट्स जो कि कैश है, एसेट्स में बढ़ोतरी तो लायबिलिटीज में भी बढ़ोतरी। तो ये हमारी लायबिलिटी है और दोनों 2000 रुपए से बढ़ गई है। तो यहां देखते हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स कैश है जो 2000 रुपए है, कैपिटल 0, मतलब जो कमीशन अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ है वो 2000 है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन में 2000 के बराबर 2000 है, और एसेट्स में बढ़ोतरी तो लायबिलिटीज में भी बढ़ोतरी। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए 3000 रुपयों की निकासी। जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसे निकाले जाते हैं तो हम उसे अकाउंट से निकासी कहते हैं। तो यहां बिजनेस के मालिक द्वारा 3000 रुपयों की रकम निकाली गई है। तो अब देखते हैं कि यहां अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे खरा उतरता है। तो यह है हमारा उदाहरण। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां एसेट क्या है? जो कि कैश निकाली गई है, तो कैश ही एसेट है। यहां निकासी हुई है और रकम है 3000 रुपए, जो कि कैश बिजनेस से निकाली गई है और कैपिटल से निकाली गई है। तो एसेट जो कैश है और कैपिटल जो निकासी है, दोनों समान और 3000 है, और यहां कोई बाहरी कर्ता का दावा नहीं है। तो हम ये सब यहां दर्ज करते हैं। तो हमने यहां क्या देखा? 3000 3000 के बराबर है, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहां एसेट कैश है और निकाली गई रकम है 3000 रुपए। एक और चीज हम अनुभव कर सकते हैं कि वो ब्रैकेट में लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैश बाहर जा रही है। तो यहां कैश का बिजनेस से बाहर जाना, और ये है एक निकासी। तो कैश कम होती जा रही है, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे देखते हैं कैपिटल। कैपिटल का इस्तेमाल
प्रोप्राइटर या मालिक से हो रहा है, तो कैपिटल नीचे जा रहा है। तो कैपिटल 3000 रुपयों से कम हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। आगे है लाइबिलिटीज, 0। बाहरी कर्ता का कोई दावा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3000 के बराबर है। और आखिर में हम कह सकते हैं कि एसेट में घटाव और कैपिटल में घटाव। तो हमारा अगला उदाहरण है क्रेडिटर का 10,000 का हुंडी बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज देकर समाधान या सेटलमेंट कराना। तो जैसे कि हमने पहले वाउचर वाले भाग में देखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की तरह होता है। यहाँ कंपनी ने क्रेडिटर को 10,000 रुपए चेक द्वारा या बिल्स पेएबल द्वारा अदा इक्वल टू कैपिटल है, तो वो 0 है। और लाइबिलिटीज देखो है बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो रहे हैं। अब दूसरा है बिल्स पेएबल और ये 10,000 से बढ़ रहा है, ये 10,000 से बढ़ रहा है। तो अब इक्वेशन कैसे दिखेगा? एसेट्स है 0, कैपिटल 0 और क्रेडिटर्स। यहां क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो रहे हैं क्योंकि 10,000 उन्हें अदा किए जा रहे हैं। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूं 10,000 और बिल्स पेएबल जो है 10,000, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस 10,000 और प्लस 10,000, तो ये 0 हो गया। तो आखिर में परिणाम क्या मिला? 0। तो इस तरह से इक्वेशन खरा उतरा। तो हम इक्वेशन देखते हैं। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहां एसेट्स इक्वल टू 0, कैपिटल इक्वल टू 0 और लाइबिलिटीज इसमें 2 हैं। पहला क्रेडिटर्स जो 10,000 से कम हो रहे हैं, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। दूसरा है बिल्स पेएबल जो 10,000 से बढ़ रहा है। तो हम अभी इसमें देख सकते हैं कि ये और वो एक समान ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक लायबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी लायबिलिटी उतनी ही रकम से कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये कम हो रही है और ये दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है जो कि प्लस 10,000 है। तो ये एक दूसरे के परिणाम को रद्द कर देता है, नष्ट कर देता है। हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो गतिविधि कुछ इस प्रकार है। रुपए 10,000 कीमत की कच्ची सामग्री उनके सप्लायर को वापस भेज दी है। समझो कि सप्लायर ने कुछ खराब दर्जे की कच्ची सामग्री सप्लाई की होगी और बिजनेस ने उन्हें वो वापस भेज दी हो। तो रकम है 10,000 की। तो देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इस मामले में भी कैसे खरा साबित होता है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं और वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहां एसेट क्या है? तो यहां कच्ची सामग्री ही एसेट है और अकाउंट्स में हम कच्ची सामग्री को स्टॉक कहते हैं। दूसरा, स्टॉक की रकम है 10,000। तो 10,000 की कीमत वाला स्टॉक वापस भेजा है। तो हम आगे देखते हैं कैपिटल क्या है। तो कैपिटल का इसमें कोई संबंध नहीं है, तो हम यहां 0 लिखते हैं। तो 10,000 का स्टॉक इक्वल टू 0 प्लस लायबिलिटीज। तो यहां लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज है सप्लायर और तंत्र के अनुसार हम उसे क्रेडिटर भी कहते हैं। तो क्रेडिटर की कीमत क्या है? वो है 10,000। तो यहां हम कह सकते हैं 10,000 के बराबर 10,000 है। तो हम देखते हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट इक्वल टू स्टॉक। हम यहां अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं कि स्टॉक बाहर जा रहा है, मतलब वो 10,000 से कम हो रहा है, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। अब आगे है कैपिटल 0 और लायबिलिटीज। तो यहां क्रेडिटर कम हो रहा है, तो लायबिलिटीज भी उसकी रकम यानी कि 10,000 से कम हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन में 10,000 के बराबर 10,000 है और एसेट्स में घटाव तो लायबिलिटीज में भी घटाव। तो हमारा अगला उदाहरण है क्रेडिटर का 10,000 का हुंडी बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज देकर समाधान या सेटलमेंट कराना। तो जैसे कि हमने पहले वाउचर वाले भाग में देखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की तरह होता है।
यहां कंपनी ने क्रेडिटर को 10,000 रुपए चेक द्वारा या बिल्स पेएबल द्वारा अदा किए हैं। तो देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इस मामले में भी कैसे खरा साबित होता है। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां तो एसेट कोई मायने नहीं रखता है, तो एसेट्स की जगह पर 0 लिखते हैं और एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां कैपिटल कुछ महत्व का नहीं है तो वो 0 है, और लायबिलिटीज देखो ये बड़ा अलग सा मामला है। लायबिलिटीज यहां पे 2 है, एक है क्रेडिटर और दूसरा है बिल्स पेएबल। लघु रूप में मैं बीपी लिखता हूं, बिल्स पेएबल। तो देखते हैं लायबिलिटीज का क्या होता है। तो क्रेडिटर्स जो कि एक क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को अदा किया जाता है, जो कि ये तो पहला है, तो मैं यहां एक तीर का चिन्ह लगाता हूं। तो 10,000 क्रेडिटर्स को अदा किए हैं, मतलब क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो रहे हैं। अब दूसरा है बिल्स पेएबल, और ये 10,000 से बढ़ रहा है, ये 10,000 से बढ़ रहा है। तो अब इक्वेशन कैसे दिखेगा? एसेट्स है 0, कैपिटल 0 और क्रेडिटर्स। यहां क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो रहे हैं क्योंकि 10,000 उन्हें अदा किए जा रहे हैं। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूं 10,000, और बिल्स पेएबल जो है 10,000, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस 10,000 और प्लस 10,000, तो ये 0 हो गया। तो आखिर में परिणाम क्या मिला? 0। तो इस तरह से इक्वेशन खरा उतरा। तो हम इक्वेशन देखते हैं। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां एसेट्स इक्वल टू 0, कैपिटल इक्वल टू 0 और लायबिलिटीज इसमें 2 हैं। पहला क्रेडिटर्स जो 10,000 से कम हो रहे हैं, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। दूसरा है बिल्स पेएबल जो 10,000 से बढ़ रहा है। तो हम अभी इसमें देख सकते हैं कि ये और वो एक समान ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक लायबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी लायबिलिटी उतनी ही रकम से कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो ये कम हो रही है, और ये दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है जो कि प्लस 10,000 है। तो ये एक दूसरे के परिणाम को रद्द कर देता है, नष्ट कर देता है। यहां हम अगला उदाहरण देखते हैं, और गतिविधि है कि 3,000 रुपए कीमत वाली चीजें उधारी पे 4,000 रुपए में बेची है। हम देखते हैं कि इस गतिविधि में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे काम करता है। यह बहुत ही तांत्रिक और इंटरेस्टिंग मामला है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहां एसेट क्या है? अगर हम गतिविधि देखें तो यहां चीजें बेची है। तो चीजें जिन्हें हमने पहले भी देखा है कि अकाउंट्स में हम चीजों को स्टॉक कहते हैं। तो चीजें स्टॉक है, मटेरियल का स्टॉक। तो स्टॉक बेचा है 3,000 को और 1,000 का मुनाफा लेके बेचा है। मूलतः बिक्री की कीमत है 4,000 और उसकी खरीदी कीमत है 3,000, और इसमें फर्क है 1,000 रुपयों का। तो 1,000 का मुनाफा लेके चीजें बेची है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो चीजें ही स्टॉक है। ये चीजें उधार बेची है, तो बिजनेस में देनेदार आ जाएंगे। बिजनेस में देनदार आ जाएंगे। ये देनदार क्या है? जब चीजें उधार बेची जाती है तो बिजनेस में देनेदार आ जाएंगे। देनेदार मतलब वो जिनसे बिजनेस को भविष्य में पैसे आने वाले हैं। अब चीजें उधार बेची जाती है तो बिजनेस में देनेदार आते हैं। अब एसेट्स क्या है? यहां 2 एसेट्स हैं, स्टॉक और देनेदार। तो यहां 2 एसेट्स हैं, स्टॉक और देनेदार। अब हम देखते हैं कि देनेदार क्या है। उनकी कितनी रकम है? उनकी रकम है 4,000 रुपए। उधार की रकम है 4,000, तो देनेदार की रकम है 4,000। स्टॉक का क्या हुआ? स्टॉक बेचा है और उसकी कीमत है 3,000 रुपए। उसी समय एसेट्स मतलब चीजें बाहर जा रही हैं। ये स्टॉक बाहर जा रहा है, तो उसमें मैं ब्रैकेट डालता हूं। बाहर जा रहा है मतलब नेगेटिव। एसेट्स 3,000 से कम हो रहे हैं, तो मैं 3,000 ब्रैकेट में डालता हूं, और देनेदार 4,000 है। और ये कैपिटल, यहां कैपिटल क्या है? यहां कैपिटल
प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि जो भी प्रॉफिट इस गतिविधि में प्राप्त होगा वो सब कैपिटल में जमा होगा, और ये कैपिटल मालिक का या प्रोप्राइटर का दावा है। तो अब हम यहां लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल प्रॉफिट है। और यहां लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज 0 है, मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज नहीं है। तो अब ये इक्वेशन कैसे होगा? 3000 माइनस 3000 और प्लस 4000, तो आते हैं 1000। यहां प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है बिक्री की कीमत है 4000 और खरीदी की कीमत है 3000। 4000 से 3000 कम करें तो प्रॉफिट है 1000 और लाइबिलिटी नहीं है, तो मैं यहां 0 लिखता हूं। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन कैसे खरा उतरता है। तो एसेट्स 1000 है और लाइबिलिटीज 1000 है, जो कैपिटल का प्रॉफिट है। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। पहले तो रिसीट देनेदार है, क्योंकि ये उधार की बिक्री है। जब भी कहीं उधार की बिक्री होती है, देनेदार तैयार होते हैं। दूसरा है स्टॉक। तो हम स्टॉक ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो वो कम हो रहा है, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये कैसे आया? 4000 बिक्री की कीमत है, उसमें से खरीदी की कीमत 3000 कम करते हैं, तो 1000 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट मालिक का, प्रोप्राइटर का है। और लाइबिलिटी 0 है। इससे हम कह सकते हैं कि 4000 से 3000 कम किए तो आता है प्रॉफिट। और एक एसेट में बढ़ोतरी है। वो एसेट क्या है? एक एसेट में बढ़ोतरी है, वो है देनेदार। एक एसेट में बढ़ोतरी है, वो है देनेदार। एक एसेट में घटौती है और वो है स्टॉक। और मालिक के कैपिटल में बढ़ोतरी है, वो है प्रॉफिट। तो अब हम देखते हैं बिजनेस की कुछ गतिविधियां और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे काम करता है। बिजनेस की गतिविधियों में है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। अब इस भाग में हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे की गतिविधियों में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे काम करता है। तो हम एक के बाद एक गतिविधियां लेकर इक्वेशन को हल करते हैं। हमें मालूम है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इन गतिविधियों का हल जानने के लिए हम एक तख्ता बनाते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। तो इस टेबल में हमें इस मामले का हल मिलेगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे कि उदाहरण 1 में था, व्यापक उदाहरण 2, और वो इस प्रकार है। पहला है कि बी ने 1 लाख की कैश और 40,000 की चीजों के साथ बिजनेस शुरू किया है। दूसरा है 30,000 की चीजें नगद में खरीदी है और 20,000 की उधारी पे। तो अगर हम देखें कि कुल रकम होती है 30,000 और 20,000 जोड़ के 50,000 या 50,000 लिख सकते हैं। तीसरा है 48,000 कीमत वाली चीजें 33 और 1/3% का मुनाफा लेकर बेची हैं। उसका आधा पैसा नगद में मिला है। तो ये क्या है, हम समझ लेंगे। तो खरीदारी की कीमत है 48,000, प्रॉफिट है 33 और 1/3%, जिसे हम 33.34 ऐसा लिख सकते हैं। जब हम 48,000 पे 33.34% प्रॉफिट की गणना करते हैं तो वो आता है 16,000 के नजदीक। तो बिक्री की कीमत क्या है? खरीदारी की कीमत है 48,000, प्रॉफिट है 16,000, तो बिक्री की कीमत होगी 48,000 को 16,000 में जोड़ें तो आता है 64,000 रुपए या 64 के। अब यहां बताया है कि आधी रकम नगद में मिली है, तो इसको 2 से विभाजित करें तो आता है 32,000 रुपए। तो 32,000 रुपए नगद में प्राप्त और बाकी के 32,000 रुपए ऋण या देनेदार। तो ये थी तीसरी गतिविधि। चौथा है 12,000 का फर्नीचर ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा और 8,000 का फर्नीचर बी के निजी इस्तेमाल करने के लिए खरीदा। तो कुल मिला के रकम हो गई 20,000 या 20 के। हम तो जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा होता है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।
तो हम पहले उदाहरण की तरह एक ही टेबल बनाते हैं और सभी गतिविधियां उसमें डाल के अकाउंटिंग इक्वेशन में वे कैसे बराबर आते हैं ये देखते हैं। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में अनेक कॉलम हैं, जैसे कि गतिविधियां, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो ये ऐसा दिखता है। गतिविधियां तो विवरण होता है, तो मैं यहां विवरण लिखूंगा। एसेट्स अनेक प्रकार के होते हैं और हम प्रकार अनुसार एसेट्स को भिन्न भिन्न कॉलम में डाल देंगे। तो पहली गतिविधि में बिजनेस कैश और चीजें यानी कि स्टॉक से शुरू हुआ है, तो हम कैश के लिए C और चीजें या स्टॉक के लिए S लिखते हैं। अब बाकी की गतिविधियों के बारे में, मतलब गतिविधि 2, गतिविधि 3 के बारे में विस्तार से समझेंगे और फर्नीचर के बारे में भी देखेंगे। फर्नीचर के लिए F लिखेंगे। वैसे ही लायबिलिटीज मतलब लेनेदार के बारे में, और कैपिटल है, उसके लिए C। तो हम पहली गतिविधि से शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू हुआ है कैश और चीजों से, तो कैश है 1 लाख और स्टॉक है 40,000। तो अगर हम इन्हें एक साथ जोड़ें तो कैपिटल होगा 1,40,000 रुपए, तो बाकी जगह पर 0 आएगा। तो ये हो गई पहली गतिविधि। दूसरी है 30,000 की चीजें नगद में खरीदी है और 20,000 की उधारी पे, तो ये है दूसरी गतिविधि। चीजें नगद में खरीदी है और उधार पे, तो ये 1 लाख कम हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 लाख से गए 30,000, तो कैश बची 70,000। वैसे ही स्टॉक या चीजें खरीदी है और उसकी कीमत अगर हम पहली ले लें तो कीमत होगी 40,000 और नगद में 30,000 और उधारी पे 20,000। अगर हम देखें कि कुल रकम होती है 40,000 और 30,000 और 20,000 जोड़ के 90,000, तो देनेदार है 0, फर्नीचर है 0, चीजें उधारी पे खरीदी है और उसकी कीमत है 20,000, तो लेनेदार है 20,000 और हम उसे लायबिलिटीज में डालेंगे। कैपिटल वही है 1.4 लाख, तो ये हो गया। हम देख सकते हैं कि 1 लाख और 30,000 की चीजें नगद से, तो ये हो गया 70,000। वैसे ही कुल स्टॉक पहला है 40,000 और कुल है नगद में 30,000 और उधारी पे 20,000। ओके, 20 को जोड़े, ये नगद 30,000 तो हो गए 50,000 और ये 50,000, तो 40 और 50,000 तो हो गए 90,000। बाकी ये 0 है, देनेदार 0 और फर्नीचर 0, और ये 20,000 क्योंकि चीजें उधारी पर खरीदी है। और कैपिटल वैसे ही रहेगा 1,40,000। अब हम तीसरी गतिविधि देखेंगे। 48,000 की कीमत वाली चीजें 33 और 1/3 33.34% का मुनाफा लेकर बेची हैं। हमने ये भी देखा है। मुझे सवाल लिखने दो। तो खरीदी कीमत है 48,000 और प्रॉफिट है 16,000, तो कुल आता है 64,000। तो तीसरी गतिविधि चीजें बेची और प्रॉफिट कमाया। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये है पहला बैलेंस, 70,000 पहला बैलेंस है। आधी रकम नगद मिली है, तो आता है 32,000 रुपए। तो कुल हो गया 1,02,000, मतलब 1.02, 1,02,000। वैसे ही अगर हम पहले वाला स्टॉक देखें तो पहला बैलेंस है 90,000 और 48,000 की चीजें बेची है, तो बेची है 42,000 की, मतलब 42 के। तो अभी आधी रकम ही नगद में मिली है, आधी अभी आनी बाकी है, तो हम उसे देनेदार कहते हैं और देनेदार है 32,000। फर्नीचर है 0, ये भी वही रहेगा। पिछला 20,000 और ये आया 1.4 लाख। इसमें फायदे में चीजें बेची हैं वो जोड़ दें। फायदा है 16,000 का, तो मैं यहां लिखता हूं 16,000। तो ये हो जाएगा 1.56 लाख, 1,56,000। ओके, अगर हम पहले वाली गतिविधि 3 देखें तो वहां से आप ये 32,000 और बाकी सारे आंकड़े मिल जाएंगे। तो ये 32,000
और 16,000 है प्रॉफिट मार्जिन। हम यहां देख सकते हैं कि पिछला बैलेंस है 70, नगद मिली कैश है 32, तो कुल है 1,02,000। तो मैंने यहां लिखा है 1.02। वैसे ही स्टॉक के लिए बैलेंस है 90,000, 48,000 की चीजें बेची हैं, तो बचा है 42,000। तो यहां लिखे 42,000। देनेदार जो कि आधी कैश नगद में मिली है और आधी आनी बाकी है, तो हम उसे देनेदार कहेंगे। फर्नीचर 0 है। लेनदार 20,000 जैसे कि पहले है और 16,000 का प्रॉफिट है। अब हम चौथी गतिविधि देखेंगे। 12,000 का फर्नीचर ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा और 8,000 का फर्नीचर निजी इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, तो कुल मिला के रकम हो गई 20,000। अब हम इसका परिणाम देखते हैं। तीसरी गतिविधि से तो पिछला बैलेंस है 1.02 लाख। फर्नीचर नगद में खरीदा है, तो इसमें से 20,000 कम करें, तो बची हुई रकम होगी 82,000। स्टॉक तो वही है 42,000, देनेदार भी वही है 32,000, फर्नीचर वो है 12,000। अगर हम सिर्फ ऑफिस फर्नीचर ले तो 12,000, लेनदार वही है 20,000। अब हम देखेंगे कैपिटल पर परिणाम। अगर हम पिछला बैलेंस देखें तो वो है 1.56 लाख, 1,56,000, तो 1.56 लाख और निजी इस्तेमाल का फर्नीचर 8,000। ये पैसों का व्यक्तिगत इस्तेमाल है, तो हम कैपिटल से कम कर देंगे। तो 1.56 लाख से 8,000 कम किए तो बचते हैं 1.48 लाख, मतलब 1,48,000 रुपए। अगर हम कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक साथ जोड़ें तो कुल एसेट्स हैं 82,000, 42,000, 32,000 और 12,000। अगर हम इन्हें एक साथ जोड़ें तो हमें मिलता है 1.68, मतलब 1,68,000। वैसे ही जो कैपिटल और लाइबिलिटीज है उन्हें एक साथ जोड़े तो आता है 1,68,000। तो इस प्रकार अकाउंटिंग इक्वेशन खरा उतरता है और सभी प्रकार की गतिविधियां उसमें बराबर दर्शाई जाती हैं। इसका हल देखने से पहले हम अपने नोटबुक में सभी गतिविधियां लिख लेते हैं। एक नए पन्ने पे शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम इस मामले में बिजनेस की एक एक गतिविधि लेके उसका हल जानते हैं। तो पहला है कि 2 लाख की कैश के साथ बिजनेस शुरू किया है। कैश एसेट है, तो इस कॉलम में तफसील या गतिविधि का ब्यौरा है। और पहला है बिजनेस शुरू किया। बिजनेस कैपिटल के साथ शुरू किया और बिजनेस को नगद के रूप में कैपिटल प्राप्त हुआ है। तो पहला है नगद और वो है 2 लाख। तो हम यहां लिखते हैं 2 लाख रुपए। तो मैं लिखता हूं 2 लाख। 2 और एल 2 लाख, तो कैपिटल है 2 लाख। तो ये है कैपिटल, तो मैं यहां लिखता हूं कैपिटल। तो हम इस लाइन से शुरू करते हैं और इस पहली गतिविधि में बिजनेस शुरू हुआ है नगद से, जो कि 2 लाख है और कैपिटल है 2 लाख। तो ये है कि कैसे एसेट्स और कैपिटल दोनों समान और 2 लाख है। तो ये पहली गतिविधि है। यहां बाकी के जो कॉलम है वो हमारे अभी के काम के नहीं हैं, वो इस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो मैं यहां 0 लिख देता हूं। तो आता है 2 लाख के बराबर 2 लाख। ये पहली गतिविधि है। दूसरी गतिविधि है कि 40,000 की चीजें नगद में खरीदी है। तो ये दूसरी गतिविधि है कि चीजों की खरीदारी। अकाउंटिंग में चीजों को स्टॉक कहते हैं। तो इस कॉलम में मैं इसे नाम देता हूं स्टॉक। ये स्टॉक के लिए है। स्टॉक कैश देकर खरीदा है, तो ये 2,40,000 से कम हो गए। तो बिजनेस को मिलेगा 40,000 का स्टॉक और ये 2 लाख से कम हुए 40,000। 40,000। तो इस प्रकार यहां 0 आएगा, यहां 0, 0 और यहां 2 लाख। तो 2 लाख से कम हुए 40,000, तो आता है, मैं यहां लिख देता हूं 1.60 लाख। तो 1.60 लाख और उसमें हम 40,000 मिला के तो 1.60 लाख और 40,000, तो ये बन जाते हैं 2 लाख। और 2 लाख के बराबर
2 लाख। तीसरा है 10,000 कीमत वाली चीजें 12,000 रुपए में बेची हैं। तो चीजें बेची हैं और ये कैश तो वही रहेगी। मैं यहां लिखता हूं 1.60 लाख, 1.60 लाख, 1,60,000। 10,000 की कीमत वाली चीजें 12,000 रुपए में बेची हैं, तो ये 40,000 का स्टॉक 10,000 से कम हो गया। 10 के मतलब 1,000 और वो आएगा 30 के। चीजें बेची हैं तो इस कॉलम में सिर्फ देनेदार आएगा। चीजें बेची हैं, जो उधारी पे बेचा है तो हम उसे देनेदार कहेंगे और रकम है 12,000, तो मैं यहां लिखूंगा 10 के 1,000। 12,000 तो यहां आएगा 0 और यहां 0, तो जो कि इसमें प्रॉफिट होता है। तो पहले वाला बैलेंस है 2 लाख और इस गतिविधि से मिला हुआ फायदा जो है 2,000, तो 2 के। इसका कुल आता है 2 लाख और 2,000। ओके, 2.02। अब हम आखिरी वाली गतिविधि देखते हैं। तो 7,000 का फर्नीचर उधारी पे खरीदा है। फर्नीचर खरीदा तो कैश बैलेंस वही होगा 1.6 लाख। ये भी वैसा ही रहेगा 30,000 और लेनदार भी वही रहेंगे 12,000 और इस कॉलम में हम लिखेंगे फर्नीचर 7,000। लाइबिलिटीज है, ये उधारी पे खरीदा है तो मैं यहां लिखता हूं देनेदार और वो है 7,000। ये 2.02 भी वैसे ही रहेगा 2 लाख और 2,000। अगर हम 2 लाख और 2,000 और 7,000 को मिलाएं तो कुल आएगा 2 लाख और 9,000। वैसे ही अगर हम सभी एसेट्स को जोड़ दें तो 1,60,000 और 30,000 तो आ गया 1,90,000 और 12,000 तो आएगा 2 लाख और 2,000 और 7,000 तो आ गया 2 लाख और 9,000। तो इस प्रकार एसेट्स और लायबिलिटीज समान हैं। अगर हम सभी गतिविधियां एक साथ जोड़ दें तो एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा एक समान ही होती हैं। तो इस तरह इक्वेशन का हल दिखता है। कैश, स्टॉक्स, देनेदार, फर्नीचर और लेनदार और कैपिटल। तो एसेट्स में है कैश, स्टॉक्स, देनेदार, फर्नीचर और लायबिलिटी है लेनदार और कैपिटल है।